नमस्कार साथियों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मिथिलेश श्रीवास्तव जी के साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने भौतिकी शास्त्र में ऑनर्स किया और दिल्ली में सरकारी नौकरी करते रहे। लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छप चुकी हैं। इनका पहला कविता संग्रह किसी उम्मीद की तरह बहुचर्चित रहा, साहित्य जगत में बहुत सराहा गया और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने ये संकलन मुझे भेंट किया और मैंने इस पर शोध आलेख भी प्रस्तुत किया। साथियों, इसी संकलन पर इन्हें हिंदी अकादमी के युवा कवि का पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। कई विधाओं में मिथिलेश श्रीवास्तव जी लिखते हैं, कविता हो, रिपोर्टाज हो, लेख हो। किसी उम्मीद की तरह और जहां मैंने प्रार्थना लिखी, इन दोनों संकलनों पर इनको युवा कविता सम्मान मिल चुका है। इन्हें कविता मित्र पुरस्कार मिल चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय से और सार्क लेखन सम्मान फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड आर्टिस्ट भी इनको मिल चुका है। साथियों, मिथिलेश श्रीवास्तव जी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि साहित्य जगत में वे इसलिए भी चर्चित रहते हैं कि वो नवोदित प्रतिभाओं को अवसर देते हैं। प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को बाकायदा गोष्ठी, कविता पर परिचर्चा, समकालीन कवियों को सुनना सुनाना, इस शिरकत में लगातार ये सक्रिय रहे हैं और इस बहाने वो साहित्य सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और कविता की निरंतरता इस तरह से बनी रहती है। मैं प्राय मानती हूँ कि एक विज्ञान का विद्यार्थी जब कविता लिखता है तो उसकी शैली में जो समाधान का संधान, मतलब सॉल्यूशन खोजने की उस फिक्र में मिथिलेश श्रीवास्तव जी मुझे दिखाई देते हैं। उनके आत्मानुशासन और उनकी कविता में जो भीतरी विवशता है वो दरअसल उनके अनुभूति के भोगे हुए स्तर को भी दिखाती है। सब कुछ को सच सच कह देना, सच को बड़ा जोखिम का काम है और मिथिलेश श्रीवास्तव उसको बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। उनके लिए कविता अच्छी है या बुरी है, पर उसमें अनुभूत सत्य कितना है, वो अनुभूत प्रसूत है कि नहीं, अगर है तो कविता है। साथियों, वो उनकी वो दो पंक्तियां हमेशा मुझे ध्यान रहती हैं। मैं अपनी नज़र संभ्रांत ग्राहकों को लुभाने में व्यर्थ नहीं करता हूँ, उनके आने पर फक से बत्तियां जला देने का रिवाज इस दीर्घा में नहीं है। तो जो अनुभूत सत्य होते हैं ना, वो अपने आप से भी कहने में लोगों को डर लगता है। जो अपना भोगा हुआ सच है वो आईना देखते हुए अपने आप से भी डर लगता है कहने में। और सर्जक तो कभी कभी अपना दर्द दूसरों को दिखाकर उनसे फाहा मरहम चाहता है, फाहा लगवाना चाहता है, सहानुभूति बटोरना चाहता है, पर सर्जना और संवेदना का यह दायित्व वो निभाता है और मिथिलेश श्रीवास्तव जी से बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। किसी उम्मीद की तरह ये संकलन इन्होंने मुझे भेंट किया है, तो आज मैं वो पांचों कविताएं इसी संकलन से पढ़ूंगी। साथियों, मेरी पसंद की पहली कविता है बेटियों की उम्र आंकते दोस्त। बीमार पिता को देखने उनके दोस्त घर आया करते, तबीयत के बारे में वे उनसे ही पूछते। जब माँ से बात होती अपनी चिंताओं से बेटियों की उम्र आंकते। उन दोस्तों की एक बड़ी चिंता थी, बेटियों को पढ़ा लिखा कर क्या होगा। माँ परेशान रहती, बीमार पिता का लोग भरोसा नहीं करते। 3 ब्याह दी गई, जल्दी ही बड़ी बेटी के पति ने उसे छोड़ दिया, नौकरी के लिए वह फिर से पढ़ेगी। 2 बहनें शहर में हैं, वो पतियों के साथ आती हैं, कभी कभी पतियों के साथ चली जाती हैं। ताकों में सहेज कर रखे हुए पढ़ाई के दिनों की जीते हुए कप और शील वे नहीं छू पाती, उनको ताकते हुए सहमती हैं, निहारती हैं केवल बाबूजी को। कभी नहीं रोका उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाग लेने से, भाइयों की शिकायत पर भी। देखती हैं डबडबाई आंखों वाली माँ को, जिसने ससुराल जाती बेटियों को कभी नहीं कहा
मत बुदबुदाना नींद में, मत बुदबुदाना नींद में, देखना मत सपना कि हड़बड़ा कर उठो और सुबकते हुए नींद खुले। बची हुई है बीए कर चुकी सबसे छोटी बेटी, कुछ शील्ड उसने भी जीते हैं और ताकों में सजा दिए हैं। कॉलेज के किसी साथी को कनखी से देख भर लेती है। भाई के सिर के बाल गिरने लगते हैं, वह निकलता है बहन के लिए वर ढूंढने। साथियों, ये कविता मध्यम वर्गीय परिवार और उस परिवार में पलती बढ़ती बेटियां, बेटियों के सुख दुख, उनका लालन पालन पोषण और उस चिंता, उस सरोकार, उस सोच संकोच में डूबते उतराते माता पिता। माता पिता पर बोझ नहीं होती बेटियां, लेकिन ये कुंबा, ये समाज और ख़ास तौर पर मिथिलेश श्रीवास्तव जी की इन कविताओं में जो श्रृंखला में लेकर बैठी हूँ, वो छोटे नगर की, छोटे शहरों में पलती बढ़ती बेटियों की का दृश्य है, बिंब बनता है, जहाँ समाज माता पिता के मन में बार बार ये चिंता, ये फिक्र, ये परेशानी और उनकी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही की याद दिलाता रहता है। पिता बीमार हैं और माँ लाचार है। उनकी लाचारी और बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए बढ़ती पढ़ती बेटियाँ, उनकी उच्चाकांक्षा, उनके सपने, उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशें, उन पर नज़र है समाज की और पिता के पास आने वाले, हालचाल पूछने वाले हितू जिनको कहते हैं, मित्रों की, जो बीमारी और लाचारी को कम समझ रहे हैं और बेटियों पर, बेटियों की जिंदगी में क्या चल रहा है, बेटियां बस रही हैं कि नहीं, बेटियां बसा रही हैं किसी का घर की नहीं, और इसी फिराक में वे रहते हैं हमेशा। तो ये चिंता बड़ी चिंता है साथियों, ये विराट चिंता है और किसी भी माता पिता को घुन की तरह खाई जाती है ये चिंता। और ये फिक्र अपनी बेटियों को सपना दिखाएं, वो अपनी उड़ान भरें, वो अपनी उनके पंख परवाज लें, और हर माता पिता ये चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता बड़ी निर्मम है, बड़ी कठोर है। और वास्तविकता तो यही है कि ये समाज जीने नहीं देता, बार बार जिज्ञासु रहता है, बार बार अवहेलना और उलाहना देता रहता है ऐसे माता पिता को जो अपनी बेटियों को घर बिठाए रखते हैं। और धीरे धीरे भाई की नज़र, शंका की, शक की और बेहिसाब रोक टोक की, धीरे धीरे उनके पाँव में वो बेड़ियाँ पड़ जाती हैं और समाज उनको इस तरह से अपने नियंत्रण में रख लेता है। दूसरी कविता है बोनसाई। इस आधुनिक समय में हमने कई कलाएं सीखी हैं, बोनसाई उनमें से एक है। पृथ्वी गमले में रख दी गई है और गहराई तक अपनी जड़ें फैलाने वाले पेड़ गमले के भीतर उन्हें सिकोड़ते हैं। बरगद का कद भी हमारी तरह छोटा हो जाता है। इस कला का उपयोग आदमी पर नहीं होता, आदमी में जड़ें नहीं होती, आराम से उसका कद घटता रहता है। कद छोटे होते जाने का आदमी विरोध नहीं करता, यह कला और विकसित हुई है। आदमी घटा सकता है कद, आदमी घटा सकता है कद किसी का भी। सिकुड़ी हुई जड़ें और शाखाएं फैलने लगती हैं बरगद के भीतर। वह गमले में भी विशाल दिखता है, उसकी इस विशालता पर मुक्त हो जाता है आदमी। जोर से हंसता है बोनसाई बरगद। बोनसाई बरगद की अपनी जड़ें हैं जो फैल रही हैं, जो बांध दी गई हैं, भले सीमित कर दिया गया है उनके रूपाकार को, पर वे दूसरों को अवरोध या रुकावट नहीं देती। जबकि आदमी इतना अस्वस्थ है मानसिकता से, इतनी छोटी सोच वाला है कि रूप, आकार और क्या कहते हैं, जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, विदाउट एनी रेफरेंस।
न रेफरेंस में है, न किसी संदर्भ में वह है, और न उसके स्रोत कहीं मिलते हैं। और वह आदमी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में दूसरों के रूप आकार की भी छटनी किए हुए है, उनके भी कद को छोटा और उनकी भी लकीर को मिटाने पर तुला है। तो यह आदमी दरअसल वो बरगद जो बोनसाई बना दिया गया, वो हंसता है आदमी के इस भविष्य पर कि तुम तो अपनी जड़ों से उखड़कर बाहरी चमक दमक में लुप्त हो, पर अपना रूप आकार बढ़ा नहीं सके। हम सीमित कर दिए गए हैं, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं खुद इच्छित, अपनी सीमाओं को खुद तुमने चाहा है, इच्छा की है उसकी, और न केवल अपनी बल्कि दूसरों को भी सीमाबद्ध किया है। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। तीसरी कविता है, यहाँ मैं कभी कभार लौटता हूँ, यहाँ रोशनी बहुत कम है, मुझे डर नहीं लगता, दोस्त मुझे पहचान लेते हैं कम रोशनी में भी। यही मेरा अपना शहर है, कल इस शहर को परेशान नहीं करता। बाजार यहाँ रोज लगता है, रोज खरीदते हैं लोग सुख दुख। आलू प्याज नमक मिट्टी का तेल, वकील यहाँ पैसा तनिक अधिक लेता है, मुकदमा लेकिन अपनों सा लड़ता है। इस शहर के घरों में भी दरवाजे हैं, खुले खुले से या भिड़के हुए से। एक खटखटाने पर खुल जाते हैं कई दरवाजे। आधी रात सड़क पर किसी अजनबी को जाते हुए देख हंसना नहीं भूलती एक बुढ़िया दरवाजे के पीछे से। दूध मांगता हुआ बच्चा रोना नहीं भूलता, पानी पीने के बहाने उठना और चापाकल चलाना भूलते नहीं सोए हुए लोग। यहाँ हवा फैलाती है पूरे शहर पर किसी स्त्री की सिस्कियाँ। मैंने कहा ना कि कई इमेजेस बनते हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी की कविताओं में, और यहाँ भी वो कस्बाई दुनिया है, वो छोटा सा नगर है, छोटा सा शहर है, जहाँ लोगों के मन बंधे हुए हैं, जहाँ लोग भीतर से जुड़े हुए हैं, जहाँ एक दूसरे से राग अनुराग है, जहाँ आवाजाही है एक दूसरे की जिंदगियों में, और जहाँ छोटी छोटी बातों का भी, छोटी छोटी घटनाओं का भी ख्याल पूरा रखा जाता है, जहाँ कोई अपरिचित आगंतुक भी अनचिन्हा, अनवांटेड, अनवेलकम नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि छोटे नगरों में बड़ा मन, बड़ा दिल बसता है। मिथिलेश श्रीवास्तव जी उस पर इशारा करते हैं, और ये आत्मीयता, ये सजगता, ये सचेतनता छोटे नगरों में अब भी साथियों बरकरार है। शोधार्थियों, मैं इस ओर इशारा करना चाहती हूँ कि महानगरों में हम अड़ोस पड़ोस तो भूल जाइए, बगल के कमरे में क्या घट रहा है, दुख सुख, ये आवाजाही, ये लेन देन, ये पारस्परिकता, ये अन्योन्याश्रता खत्म हो चुकी है महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में। तो मिथिलेश श्रीवास्तव जी बखूबी जानते हैं उस मध्यम वर्गीय दिमाग को और जुड़े हुए दिलों को, और उस कोई इस कविता में वो बिंब के रूप में बहुत सुंदर चित्र खींचते हैं। आदमी और सीढ़ियाँ, बहुत नीचे तक आदमी के भीतर उतरती है सीढ़ियाँ, जैसे गुफा के अंधेरे में एक साथ सारी सीढ़ियाँ चढ़ता और उतरता है आदमी। हाफता नहीं है, खांसता भी नहीं है। आदमी को जादूगर बनाती हैं सीढ़ियाँ, आदमी को याद रहने लगती हैं सिर्फ सीढ़ियाँ। वह बड़ी जितनी तेजी से चढ़ता उतरता है सीढ़ियाँ, वह मानता है उसका मान बढ़ता ही जाता है। पसीने से भीगे हुए लोग किनारे होने लगते हैं। वो श्रेष्ठ हो गए ना, वो विशेष हो गए, वो एलीट हो गए, वो आगे बढ़ गए। वो पायदानों पर पैर रखते हुए, संबंधों के पायदानों पर, अपनों के पायदानों पर, परिचितों के पायदानों पर और मित्रों के पायदानों पर चढ़ते चढ़ते वे एलीट हो गए, वो विशेष हो गए, वो संभ्रांत हो गए, आगे बढ़ गए। उसकी सीढ़ियाँ उसके लिए कम पड़ने लगती हैं जब, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं शोधार्थियों, उसकी सीढ़ियाँ उसके लिए कम पड़ने लगती हैं जब वह चढ़ने लगता है किसी की भी सीढ़ियाँ, और धम धम कर सीढ़ियों में हो जाता है ओझल, सीढ़ियों में हो जाता है ओझल। वो गुप्त हो जा, वो उसी में लुप्त हो जाता है, उसी में खो जाता है।
दरअसल ये विशेष हो जाने की लड़ाई जो है आपको शेष भी नहीं रहने देती। विशेष को कभी नहीं मिलता शेष रहने का सुख, पारस्परिकता का सुख, मेलजोल का सुख, सामाजिकता का सुख, एक दूसरे में आवाजाही का सुख, सुख दुख बांटने का, साझा करने का सुख। और वो अपने आप को बहुत अलग, सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ अपने को दरअसल लुप्त कर लेता है, उन्हीं पायदानों पर चढ़ता हुआ कहीं गायब हो जाता है। तो क्यों इसमें फलसफा भी है साथियों, शोधार्थियों, कि कैसे वो भूल जाता है कि जो सीढ़ियां ऊपर ले जा रही हैं वही सीढ़ियां नीचे भी उतारेंगी, उन्हीं सीढ़ियों से वह नीचे भी उतरेगा कभी न कभी, और टकराएगा उन्हीं परिचितों से, उन्हीं रिश्तों से, उन्हीं आत्मीयों से, उन्हीं मित्रों से। और तब किस तरह से वो अपने को छुपाएगा। बेहतरीन कविता थी। और ये अगली कविता है ईश्वर। ईश्वर वह दीवार कहाँ है, मैंने जहाँ पिछली दफा एक प्रार्थना लिखी थी। ईश्वर गाछ का वह तना कहाँ है, जहाँ मन्नतों के धागे मैंने बांधे थे। आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, सिर झुकाए, मैंने तुमसे क्या मांगा था, मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। तुम्हें याद हो तो देख लेना, मन्नतें पूरी होने लगती हैं तो तुमने मेरी श्रद्धा अपार हो जाती है। इस गरीब देश में तुम्हारी बहुत जरूरत है। यह खापों, पंचायतों, कबीलों की दुनिया है। एक बाप अपनी बेटी की हत्या कर देता है या जब अपनी इच्छाओं के अनुरूप मन्नतें मांगती है। ईश्वर वह दीवार कहाँ है, जहां मैंने पिछली दफा एक प्रार्थना लिखी थी। देखना याद आए तो बताना, देखना याद आए तो बताना। मेरी बेटी कहती है यहाँ इतनी सारी दीवारें हैं। वह न कोई मन्नत मांगती है, न कोई प्रार्थना करती है। वह न कोई मन्नत मांगती है, न कोई प्रार्थना करती है, उसकी भी रक्षा करना ईश्वर। साथियों, मिथिलेश श्रीवास्तव जी एक भीरू मन, एक आस्थावान मन, भक्त, जो डरा हुआ है, जो भरोसा, विश्वास, प्रेम, परवाह से भी ज्यादा डरा हुआ है, अपनी इच्छाओं, मनोकामनाओं के लिए आश्रित है, पराश्रित बल्कि कहूंगी, और बार बार मुंह ताकता है, बार बार मुंह जोहता है कि ईश्वर भली करेंगे, ईश्वर भला कर दें, सबका मंगल कर दें, सबकी कामनाएं पूरी कर दें। लेकिन वहीं पर इतनी दीवारें हैं। वो बेटी देख लेती है जो मन्नतें नहीं मांगती, जो धागा नहीं बांधती, लेकिन उसके भरोसे, उसकी परवाह और उसके प्रेम का पारावार नहीं है। उसको आप माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रश्नाकुल है, वो बेचैन है, वो जिज्ञासु है, और वो प्रश्न करती है कि एक दीवार हो तो देखें, यहाँ तो कई दीवारें हैं, यानी कई नियम, कई नीति, कई रीति, कई रिवाज। ईश्वर को किस रूप में कैसे चिन्हे पहचाने? तो वो ईश्वर जो देखा, चिन्हा, पहचाना नहीं गया है, उससे कैसे सवाल करूं, उससे कैसे अपनी इच्छाएं रखूं, उससे कैसे दिल खोल दूं और उससे कैसे कोई मन्नत मांगूं? दरअसल बेटी की यह आस्था मिथिलेश श्रीवास्तव जी का वो विज्ञान है जो तर्क करता है, जो सिखाता है कि जो दिल से ऊपर मस्तिष्क की बात करता है और सोचता है और गंभीर चिंतन करता है कि यहाँ इस दौर में जब आदमी नहीं दिखता है और तमाम ईश्वरों की भीड़ में एक वो आदमी नहीं मिलता जिसकी आस्था में वो अटूट भरोसा, वो अटूट विश्वास हो कि मैंने बात अपने मन की कह दी है, अब पूरी हो ही जाएगी। साथियों, बेहतरीन कविताएं थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। हम इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। आज के लिए शुक्रिया।